हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी की टॉपिक अधिकार राइट्स पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल थॉट्स के बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। तो अगर ये देखने के बाद वो भी आप टॉपिक देख लेना। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ। और मेरे चैनल पे आपको 1000 क्वेश्चन सीरीज पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है, उससे भी आप वो भी आप देख सकते हो। सो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा मैं हिस्ट्री की भी क्लासेस चला रही हूँ, उसमें क्विक रिवीजन जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्ट किया है, सो वो भी आप देख लेना। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ। टॉपिक है अधिकार राइट्स। देखो, अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जो वह समाज से प्राप्त करता है और उसे शासन द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, अतः नैतिक दावा ही अधिकार है। अगर हम कुछ भी दावा कर ले तो राज्य हमें थोड़ी वो अधिकार देगा। जो नैतिक होगा, जो सबके लिए सुटेबल होगा, वही अधिकार है। अब आशय क्या है? अधिकार मानव समाज में आधुनिक युग की देन है। जो ये अधिकार है, क्या है? आधुनिक युग की देन है। फिर है और मानवीय इतिहास में अधिकार की प्राप्ति के लिए लंबा संघर्ष देखा गया। फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप अधिकारों की घोषणा व्यापक रूप से स्वीकृत हुई। तो देखो, अब आपको कमेंट बॉक्स में फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति कब हुई है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे माना गया है कि व्यक्ति जन्म से समान और स्वतंत्र है। ठीक है, व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, सुख जैसे अधिकार प्रमुख है। जीवन, स्वतंत्रता और सुख जैसे अधिकार उल्लेखनीय है। मध्यकालीन सामंती समाज में मानवीय अधिकार के बजाय दैवीय अधिकारों पर बल दिया गया। हेटफील्ड जो हैं, विचारक हैं, उनके अनुसार अधिकार को निम्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। किस रूप में? दावे के रूप में, छूट के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में, शक्ति के रूप में। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। हेटफील्ड के अनुसार कितने प्रकार के दावे दिए गए? 4 प्रकार के अधिकार। और वो किस रूप में इसको व्यक्त करते हैं? तो 3 का ऑप्शन दे देगा, चौथा अलग दे देगा, वो ऑप्शन हो जाएगा। या पूछ सकता है इनमें से कौन उनके अनुसार है, 1 2 3, 1 2 3 4, है ना? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है, अधिकार का अर्थ सामान्यतः व्यक्ति के उन मांगों अथवा दावों से है जिन्हें समाज स्वीकार करता है एवं राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। अधिकारों के बिना मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। कांट के शब्दों में देखो, कांट जो एक आदर्शवादी हैं, उनके शब्द में क्या है? प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है। ठीक है, कांट आदर्शवादी है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है, किसी अन्य का साधन नहीं। इसलिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए यंत्र की भांति प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। अधिकार सामान्यतः समाज में पाए जाते हैं, समाज से बाहर नहीं। इसलिए वे दावे जिनके समाज में स्वीकृति हो वही अधिकार, समाज द्वारा जो स्वीकृत होते हैं वही अधिकार है। मूल प्रश्न है कि क्या विषमता मूलक समाज में सभी व्यक्ति के दावे का समान महत्व होगा? इसलिए अधिकार का अभिप्राय केवल राजनीतिक रूप से अधिकार की प्राप्ति ही नहीं, अपितु सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार भी आवश्यक है। जैसे मतदान का अधिकार एकांकीय व अपूर्ण तब एकांकी और अपूर्ण होगा जब तक व्यक्ति को कार्य का अधिकार और न्यूनतम गरिमा जीवन का अधिकार न दिया जाए। ठीक है, सिर्फ हम मतदान का अधिकार दे दें और व्यक्ति के जीवन और उनके न्यूनतम कार्य और अधिकार की न्यूनतम गरिमा कर ना दे तो वो महत्वहीन हो जाएगा। अब अधिकार के स्रोत क्या क्या अधिकार के, देखो लिखो। हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स
अपनी नोटबुक पेन अपने साथ रखें और जो मैं नोट कराने के लिए बोलती हूँ वो नोट करें। अगर हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो, कहीं बिजी हो, तो बस आप सुन लो, बाद में जब आपको टाइम मिले तो इसको नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि जब तक आप शॉर्ट नोट्स खुद से लिख के नहीं करोगे ना, तब तक आपको एग्ज़ाम के टाइम में मतलब शॉर्ट नोट्स बना के आप एग्ज़ाम के टाइम में उसको रिवीजन कर सकते हो, इसलिए। और ये जो टॉपिक है अधिकार, वो आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहे हो, हायर का दे रहे हो, सारे में ये टॉपिक है। आप या तो किसी भी स्टेट का दे रहे हो, पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो फ्रेंड आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो प्राकृतिक अधिकार का स्रोत पहला, दूसरा क्या है आगे देखते हैं। आगे वैधानिक अधिकार, अब यही पूछेगा इसमें से कौन सा वैधानिक अधिकार है, कौन सा प्राकृतिक अधिकार है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, आगे है सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, फिर है अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत और व्यक्तित्व अथवा व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो आप बस सिद्धांत लिख लो, उसके बाद मैं थोड़ी जो लिखने के लिए बोलूंगी वो आप लिख लेना, अन्यथा आप बस सुनो मेरी बात। देखो प्राकृतिक अधिकार को जन्मजात समर्थक 17वीं शताब्दी के विचारक जॉन लॉक हैं। इन्होंने कहा कि व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त है। वो 3 अधिकार बोलते हैं लॉक, जो जन्म से हमें पता है, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये आप लिख लो, लॉक लिख के उनकी 3 प्रकार के अधिकार, यही पूछ देता है एग्जाम में लॉक ने कितने प्रकार के अधिकार की बात की है। तो 3 ये ऑप्शन दे देगा, चौथा अलग दे देगा, तो वो होगा। या आजकल तो बहुत सारे ट्रेंड ऐसा हो गया कि ये 1 2 आंसर होगा कि 1 2 3 होगा कि 1 2 3 4 ऐसा हो, मतलब ऐसा भी ऑप्शन आजकल आने लगे हैं। तो आपको तीनों का नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या है उसमें। फिर है लॉक के अनुसार राज्य या सरकार साधन एवं व्यक्ति के अधिकार साध्य है। क्या देखो, व्यक्ति के अधिकार साध्य है, राज्य और सरकार साधन है। ठीक ये बात आप बस सुनो, ठीक है। राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कार्य इन अधिकारों की सुरक्षा करना है। अधिकारों का पहला सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों के रूप में विकसित हुआ, जिसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को प्रकृति से अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार व्यक्ति को ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, राज्य या सरकार द्वारा नहीं। ये तो एक साधन है जिसके द्वारा इन अधिकारों की रक्षा की जाती है। अतः लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सहारा लेकर सीमित राज्य की कल्पना की। उसमें यह भी कहा गया है कि इन अधिकारों को राज्य या सरकार द्वारा सीमित किया जाएगा तो व्यक्ति को क्रांति करने का अधिकार होगा। इसके अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जन्मजात हैं। इसमें संपत्ति के अधिकार को सबसे मुख्य माना। अभी इस तीनों में उन्होंने संपत्ति के अधिकार को सबसे मुख्य माना है एवं जीवन में स्वतंत्रता के अधिकार को सम्मिलित किया। ठीक है, अमेरिका में जेफरसन और मेडिसन द्वारा लॉक की इस मान्यता को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। प्राकृतिक अधिकार के द्वारा लॉक ने निरंकुश राज्य के बजाय संसद की शक्तियों का समर्थन किया। अब देखो, जो भी सिद्धांत हुआ उसका भी कोई आलोचना किया। तो अभी सिद्धांत का कौन कौन आलोचना करते हैं? तो जो रिची है ना, रिची के अनुसार प्राकृतिक शब्द में को परिभाषित करना ही कठिन है, इसलिए यह सिद्धांत अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है, क्योंकि प्राकृतिक शब्द में निम्न अर्थ हो सकता है, मतलब प्राकृतिक शब्द ही सही से परिभाषित नहीं किया जाता। इसमें समूची सृष्टि, गैर मानवीय भाग, आदर्श, संपूर्ण उद्देश्य, मौलिक अर्थ में भी, सामान्य रूप में भी व्यक्त करते हैं। इसलिए प्राकृतिक शब्द अपने आप में अस्पष्ट है। जैसे दास प्रथा को प्राकृतिक माना गया जबकि कुछ ने अप्राकृतिक माना। कुछ लोगों के अनुसार पुरुष एवं महिला के मध्य प्रकृति से ही समानता है जबकि दूसरों ने इसे अस्वीकृत करते हैं। कुछ के अनुसार निजी संपत्ति प्राकृतिक अधिकार है जबकि कुछ इसका खंडन करते हैं। प्राकृतिक अधिकार में वर्णित अधिकार परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। देखो ये भी नोट करो, फ्रांसीसी क्रांति में क्या 3 बातें बोली गई है? जो हमारे संविधान में बंधुत्व है ना, किससे लिया गया? फ्रांसीसी क्रांति। देखो समानता,
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वहाँ फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, मानवाधिकार के रूप में चिन्हित किया, जबकि व्यावहारिक रूप में तीनों एक दूसरे की विरोधी भी प्रतीत होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी विसंगति है कि व्यक्ति के अधिकारों को समाज से पहले व पृथक माना गया, जबकि वास्तविक रूप से व्यक्ति के अधिकार समाज में सम्मिलित हैं। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े हैं। अब दूसरा वैधानिक अधिकार का सिद्धांत। बेंथम ने देखा, अब वैधानिक अधिकार किसने पहले दिया? बेंथम ने दिया। ठीक है, देखो बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार को असंगत, मतलब प्राकृतिक अधिकार की आलोचना बेंथम ने भी किया है। मानक विधि के शासन का समर्थन किया है। एडम बर्क ने भी प्राकृतिक अधिकार का समर्थन नहीं किया। अब प्राकृतिक अधिकार के आलोचक कौन कौन से हो गए? बेंथम हो गए, रिची हो गए, एडमंड वर्क हो गए, ने प्राकृतिक अधिकार का समर्थन नहीं किया। राज्य की कल्पना का विषय, इस सिद्धांत की मान्यता अनुसार अधिक अधिकार राज्य की देन है। राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार अधिक अधिकार कहलाते हैं। यह न तो मनुष्य को जन्मजात प्राप्त है और न ही व्यक्ति में अंतर्निहित है। इसलिए अधिकार प्रत्येक देश की विधि के सापेक्ष पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक देश में अधिकार की अलग अलग सूची प्राप्त होती है। अतः अधिकार कृत्रिम है। अधिकार प्रकृति न होगा, कृत्रिम है, प्रकृति नहीं है। इस सिद्धांत का आधार हॉब्स के विचारों में देखा जा सकता है, जिसके अनुसार राज्य सरकार के अभाव में विधि, न्याय और अन्याय का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता, क्योंकि विधि राज्य की देन है एवं अधिकार विधि के परिणाम। देखो, विधि जो है राज्य की देन है और वे अधिकार विधि के परिणाम है। आगे है वैधानिक अधिकार का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकार का विरोधी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विरोधी। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार को अनर्थकारी बकवास, अब ये बोले प्राकृतिक अधिकारी को बकवास किसने कहा? देखो क्या क्या बोलते हैं बेंथम, अनर्थकारी बकवास क्योंकि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित होते हैं। बेंथम ने राज्य द्वारा निर्मित अधिकार को ज्यादा महत्व दिया। उसने न केवल प्राकृतिक अधिकार को अस्वीकार किया, अपितु विधि के द्वारा ब्रिटेन में सामाजिक सुधार में का समर्थन किया। उसने ब्रिटेन में प्रचलित अनेक त्रुटिपूर्ण विधियों को अस्वीकार किया। बेंथम जो है ना, ब्लैकस्टोन का आलोचक था। बेंथम ब्लैकस्टोन का आलोचक था क्योंकि ब्लैकस्टोन ब्रिटेन की विधि को विश्व की सर्वोच्च विधि मानता था। ब्लैकस्टोन जो है ब्रिटेन की विधि को सर्वोच्च विधि मानता था। अब इसके भी आलोचक कौन हुए? वाइल्ड के अनुसार विधि द्वारा अधिकार का निर्माण नहीं होता, बल्कि विधि के द्वारा अधिकारों की पहचान प्रदान की जाती है एवं उनकी संरक्षित किया जाता है। अधिकार सदैव विद्यमान होते हैं, उन्हें चाहे दर्जा प्राप्त हो न हो, इसलिए वे लागू होते हैं। क्या वे अधिकार हैं? न कि वे लागू होते हैं कि वे अधिकार हैं। देखो फिर से, इसलिए वे लागू होते हैं कि क्या वे अधिकार हैं, न कि वे लागू होते हैं कि वे अधिकार हैं। जो क्रियान्वित होते हैं वे अधिकार नहीं होते। इसलिए अधिकार की वैधानिक एवं नैतिक मान्यता दोनों आवश्यक है। वैधानिक और नैतिक मान्यता दोनों आवश्यक है। यह कहना है कि राज्य अधिकार का एकमात्र निर्माता है, यह असंगत है, क्योंकि कुछ व्यावहारिक बाध्यताएं प्रत्येक समाज में पाई जाती है, जैसे परंपरा, इतिहास, नैतिकता। इनसे भी अधिकार प्राप्त होते हैं, केवल विधि से नहीं। तो वैधानिक का कौन आलोचना किया? वाइल्ड। आगे चलते हैं हम अधिकार का ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव को अधिकार इतिहास, परंपरा, मान्यता से प्राप्त है, न कि समाज एवं राज्य से। एडमंड बर्क ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। एडमंड बर्क रूढ़िवादी हैं, ऐतिहासिकवादी समर्थन किया। ऐतिहासिक सिद्धांत को एक वाक्य में व्यक्त किया जा सकता है। इतिहास अधिकारों का निर्माण करता है। अधिकार परंपराओं के ठोस रूप है, क्योंकि लंबे समय तक विद्यमान परंपराएं ही अधिकार का रूप धारण कर लेती है। रिची के मतानुसार लोगों के अधिकार मूलतः परंपराओं से प्राप्त है, चाहे वह सत्य हो या असत्य। रिची क्या बोलते हैं? परंपराओं से वह सत्य हो या असत्य। अतः परंपराएं प्राथमिक आदिकालीन विधि है, जिन्हें हम प्राकृतिक अधिकार के रूप में
स्वीकार करते हैं, वे भी वस्तुतः परंपरा के ही परिणाम है। एडमंड बर्क ने अधिकार के ऐतिहासिक सिद्धांत का पूर्ण समर्थन किया। वो प्राकृतिक अधिकार का आलोचक है, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना में समाज के बजाय व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि वर्क ने राज्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि यह स्वायत्त संस्था है, न कि कृत्रिम, ठीक है, जिसका इच्छा अनुसार निर्माण या भंग किया जा सकता है। अतः वर्क ने गौरवमयी या अंग्रेजी क्रांति जो 1688 में हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति की प्रशंसा की है, क्योंकि वह इस क्रांति को परंपराओं पर आधारित क्रांति मानता था, जबकि फ्रांस की क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, इसलिए वह फ्रांसीसी क्रांति का विरोधी है। अब देखो, जो वर्क है ना, वो गौरवपूर्ण क्रांति यानी जो 1688 में हुआ था उसका समर्थन करते हैं, और फ्रांसीसी क्रांति का वो विरोध करते हैं, क्योंकि वो अधिकार की मांग करता है। वो 3 अधिकार की बात हुई है ना फ्रांसीसी क्रांति में। अब आलोचना, यह कहना कि हमारे सभी अधिकार परंपराओं से प्राप्त है अतिशयोक्ति कथन है, क्योंकि हॉकिंग ने कहा है कि क्या दास प्रथा सही है, जबकि जब इसका औचित्यपूर्ण रूप में प्रयोग होता था, दास प्रथा का प्रयोग परंपरा के आधार पर किया गया, हम इसे अधिकार नहीं मान सकते। भारत में प्रचलित सती प्रथा, बाल विवाह, अछूत जैसी परंपराओं को अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः प्रत्येक परंपरा को अधिकारों का दर्जा देना अतार्किक एवं असंगत होगा। अगला है सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। देखो, वस्तुतः इस सिद्धांत का आधार बेंथम के विचारों में ही देखा जा सकता है। बेंथम के अनुसार समाज में अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख प्राप्ति होने चाहिए। दूसरे शब्दों में, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का आशय है सामाजिक कल्याण, क्योंकि अधिकार सामाजिक कल्याण की वे परिस्थितियां हैं जो सामाजिक रूप में उपयोगी है। इसलिए बेंथम ने ब्रिटेन में प्रत्येक क्षेत्र के सुधारों का प्रबल समर्थन किया। वे विधि, शिक्षा, जेल एवं प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। ये जो जेल, ये क्या बोलते हैं, विधि, शिक्षा और जेल का प्रशासनिक सुधार से संबंधित। अतः अधिकारों को वास्तविक रूप में सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है, वैधानिक या ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं। जो अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हुए उनकी सामाजिक उपयोगिता, इसलिए कोई भी अधिकार असीमित रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति को अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, लेकिन समाज के हित में इस प्रतिबंध को आरोपित होते हैं। भारतीय संविधान में जिन अधिकारों को स्वीकृत किया उनकी सामाजिक उपयोगिता निर्विवाद है। इस सिद्धांत के अन्य समर्थक पाउंड एंड चाफी हैं। अब आलोचना कौन कौन करते हैं, देखो, सामाजिक कल्याण शब्द अनेकार्थी एवं भ्रामक है, क्योंकि इसका अभिप्राय अधिकतम लोगों की अधिकतम या बहुमत का अधिकार एवं सामान्य हित है, जिसका लोग समर्थन करें। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी होती है। इसकी दूसरी बड़ी कमी यह है कि यह व्यक्तिगत अधिकारों को संकुचित करती है, क्योंकि सामाजिक कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत अधिकार को सीमित किया जा सकता है। अब अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत क्या कहता है भाई? तो अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत व्यक्ति की चेतना में स्वतंत्रता अंतर्निहित है तथा स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है। इन अधिकारों के लिए राज्य समाज आवश्यक है। अधिकार वह भाग तथा अथवा परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार ये परिस्थितियां राज्य अथवा समाज द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयास किया जाता है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार अधिकार व्यक्ति की मांग
अथवा दावा है जिसे समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो और राज्य द्वारा संरक्षित हो। आदर्शवादी अधिकारों के सिद्धांत में अधिकार जीवन की वे बाह्य परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक हो। अतः अधिकार का अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी क्षमताओं या व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करे। ग्रीन के अनुसार अधिकार वे शक्ति है जो व्यक्ति को नैतिक बनाने में सहायक हो व जिसके बिना व्यक्ति अपने सर्वोच्च उद्देश्य की प्राप्ति न कर सके। अतः ग्रीन ने अधिकारों को नैतिक दृष्टिकोण से देखा है क्योंकि वह व्यक्तित्व या आत्मा में अंतर्निहित है। यह ध्यान देने योग्य बिंदु है कि ग्रीन के अनुसार व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, इसलिए अधिकार समाज द्वारा प्रदत्त होते हैं। समाज से पृथक या अलग रूप में अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य उसके नैतिक व्यक्तित्व का विकास है। इसके लिए राज्य द्वारा आवश्यक परिस्थितियां प्रदान की जाती है। अतः ग्रीन के लिए राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। देखो आदर्शवादी जो है ना वो राज्य को एक आवश्यक अच्छाई मानते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को बाध्यकारी रूप में नैतिक नहीं बनाया जा सकता बल्कि नैतिक बनने की परिस्थिति प्रदान की जा सकती है। इसलिए ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है, शक्ति नहीं इच्छा ही राज्य का आधार है। ये लिख लो, ये बहुत बार पूछा गया है। शक्ति नहीं इच्छा ही राज्य का आधार है। अतः ग्रीन के लिए राज्य व्यक्ति की इच्छा का बाह्य रूप है, अतः न कि बाध्यकारी या दंडकारी संस्था। ग्रीन ने लॉक के प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना को अस्वीकार किया। देखो ग्रीन ने भी अस्वीकार किया। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसे लॉक का जो प्राकृतिक अधिकार का कौन कौन, तो 3-4 नाम दे देगा, उनमें से कौन है। तो ग्रीन का भी नाम लिख लो। उनके मतलब उन्होंने ग्रीन की लॉक की जो वो थी प्राकृतिक अधिकार की, उसको अस्वीकार किया। अब आलोचना देखते हैं हम। आलोचना क्या क्या है। वस्तुतः यह निर्धारण करना कठिन है कि प्रत्येक व्यक्ति वे व्यक्तित्व के विकास के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां उपलब्ध हो। इस अधिकार का सिद्धांत में सामाजिक हित या भलाई को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया, जिसके द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना हो सकती है। सांस्कृतिक अधिकार का प्रचलन 70 के दशक में आरंभ हुआ। सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार में कुछ भौगोलिक परिस्थितियां अथवा न्यूनतम स्थितियां होती हैं जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अब है अल्पसंख्यक के अधिकार। अब जो जो अधिकार मिले, अल्पसंख्यक, पर्यावरणीय अधिकार, फिर अधिकार का विकास का विभिन्न चरण है। जो विभिन्न चरण है ना वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, अभी इतना मैं करा देती हूँ अभी आज की क्लास में, क्योंकि विभिन्न चरण अधिकार के ना वो भी उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो अल्पसंख्यक के अधिकार, ये तो आप सुन लो, जैसे जो मैं लिखने के लिए बोल रही हूँ 2 से 3 बार आप इस चैप्टर को सुन लोगे ना मेरे से, तो आप ये चैप्टर ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो हर मतलब ये कथन कारण वाला क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। इससे मतलब कुछ चैप्टर होते हैं जिससे फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कुछ चैप्टर जो होते हैं उससे उस कॉन्सेप्ट पूछता है, इससे फैक्ट नहीं पूछेगा। कुछ चैप्टर होते हैं जिससे सिर्फ फैक्ट ही जो आपको लर्न ही करना है, और कुछ चैप्टर जो आपको समझना है। ठीक है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, तो बहुसंस्कृतिवादियों ने अल्पसंख्यकों के अधिकार का समर्थन करते हुए उदारवादी स्वायत्तता एवं स्वतंत्र व्यक्ति की कल्पना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि व्यक्ति मूलतः सांस्कृतिक एवं समुदाय का सदस्य होता है। राज्य द्वारा निर्मित विधियों पर संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप में पड़ता है। उदाहरण के लिए विवाह, तलाक एवं संपत्ति इत्यादि विधियां संस्कृति से प्रभावित होती, इसलिए राज्य द्वारा सामान्य हित की प्राप्ति होता है जो मूलतः सांस्कृतिक सापेक्ष होता है। वे कभी कभी अन्य संस्कृति के संघर्ष होने की संभावना होती है। अतः बहुसंस्कृति ने उदारवादी लोकतंत्र का एक विकल्प प्रस्तुत किया है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, बहुसंस्कृति ने, देखो अब कथन कारण में पूछ देगा कि बहुसंस्कृति ने उदारवादी लोकतंत्र का विकल्प प्रस्तुत किया है, और दूसरा कुछ अलग। देखो
कुछ अलग सेंटेंस बना के, और वो दोनों सही है। तो देखो ये सब चैप्टर ना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला चैप्टर है। विकल्प प्रस्तुत किया है। समानता का अभिप्राय अल्पसंख्यक समुदाय की समानता नहीं होती, इसलिए अल्पसंख्यक की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष अधिकारों की आवश्यकता होती है। बहुसंस्कृतिवादियों के अनुसार राष्ट्र राज्य में संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए समाज में अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है। विभेदकारी नागरिकता प्रस्तुत करते हुए बहुसंख्यवादियों ने अल्पसंख्यकों के लिए 3 विशेष अधिकारों का समर्थन किया। क्या 3 अधिकार है? सांस्कृतिक अधिकार, स्वशासित सरकार का अधिकार, विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार। चूंकि राज्य बहुमत समुदाय की संस्कृति को प्रकट करता है, इसलिए अल्पसंख्यक को सार्वजनिक जीवन में कुछ विशेष अधिकार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कनाडा में सिख ने हेलमेट पहनने से छूट देने की मांग की और कनाडाई सरकार ने उनकी मांग को स्वीकृत कर लिया, तथा कनाडा में एशिया मूल की महिलाओं को नर्सों की निर्धारित पोशाक से छूट प्रदान की गई। अतः उपयुक्त उदाहरण इस बात का प्रतीक है कि समानता का अभिप्राय सभी के साथ एक समान व्यवहार नहीं हो सकता। एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण फ्रांस में देखा जा सकता है, जिसमें विभिन्न धर्मावलंबियों के धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों में प्रतिबंधित कर दिया है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हानिकारक है। बहुसंस्कृतवादियों ने केवल सांस्कृतिक रूप में विशेष अधिकार का ही समर्थन नहीं किया, अपितु उन समुदायों को वित्तीय एवं आधारभूत सहायता देने का भी समर्थन किया, जैसे संग्रहालय, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं सार्वजनिक त्योहार मनाने के लिए सहायता। अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार का समर्थन बहुसंस्कृतवादियों ने किया। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन का सुझाव दिया कि जिसमें वह वर्ग स्वशासन में समर्थन हो सके। अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों को विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार भी दिए जाने का समर्थन किया, जिसमें समाज में समूहों के सांस्कृतिक के अधिकारों की रक्षा हो सके। अब है पर्यावरणीय अधिकार। देखो समकालीन विश्व में अधिकारों की तीसरी समूहवादियों के अधिकार का चरण है ये, जिसमें पर्यावरणीय अधिकार की मांग की गई है, क्योंकि यूरोप में उत्तर भौतिक समाज में लोगों की मुख्य चिंता जीवन की गुणवत्ता को लेकर है, भौतिक संवर्धन को लेकर नहीं। ठीक है, एक स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मानव मात्र के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों में ग्रीन आंदोलन अत्यधिक प्रभावी है, क्योंकि उनकी मूल उद्देश्य मानव के लिए स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना है। इसलिए यूरोप में शांति आंदोलन वैश्वीकरण के विरोध में भी आंदोलन देखे जा रहे हैं, क्योंकि वैश्वीकरण से पर्यावरण को गंभीर क्षति, अब ये तो पता है वैश्वीकरण से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंची है। भारत में भी उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अंतर्निहित माना है। अतः अधिकारों का यह चरण व्यक्ति के अधिकार तथा सामाजिक आर्थिक अधिकारों से भिन्न है। ठीक है, समूह के विभिन्न अधिकारों से भिन्न है। समूह के अधिकार के अंतर्गत नारीवादियों के अधिकारों को सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें उग्र अथवा अमूल नारीवादियों ने महिलाओं के विशेष विभेद की स्थिति को देखते हुए उनके लिए अलग अधिकारों की मांग की, जैसे गर्भपात का अधिकार, संपत्ति में अधिकार, विवाह एवं तलाक से संबंधित अधिकार। इसका तर्क है कि एक लोकतांत्रिक समाज में भी पुरुष तथा महिला की स्थिति में अंतर है, इसलिए महिलाओं को व्यक्तिक जीवन से संबंधित अधिकार आवश्यक है। इसके अभाव में व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार प्रभावी नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं अधिकार इतना ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कराऊंगी, अधिकार के विभिन्न चरण, जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हमारे पास चैप्टर
बचा हुआ है इतना पार्ट, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अधिकार पूरा कराऊंगी। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं इसी तरह की इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपके पास लेके आऊँ कंटेंट, जो आपके सारे एग्जामों में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जैसे मैं अधिकार फिनिश कराऊंगी, उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराऊंगी। मेरा यही मतलब रहता है, मैं पहले टॉपिक कराती हूँ ताकि आपको टॉपिक का एक आपको अच्छा सा कॉन्सेप्ट पहले आपका क्लियर हो जाए, फिर उसके बेस पे जो क्वेश्चन बनेगा फिर क्वेश्चन आप करना। और ऑलरेडी मैं 1000 प्रैक्टिस सीरीज चला रही हूँ पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें मैं हर यूनिट की, जैसे आप अगर यूजीसी नेट का 10 यूनिट है तो 10 यूनिट के उसमें क्वेश्चन है, तो जिससे आपका पूरे यूनिट आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप जून में यूजीसी नेट देना चाहते हो तो उसके लिए भी परफेक्ट क्लास है आपके लिए। और मैं हर टॉपिक वाइज पहले टॉपिक पढ़ाऊंगी, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगी। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी दे रहे हो तो मैं दोनों क्लास चला रही हूँ, हिस्ट्री की भी चला रही हूँ और पॉलिटिकल साइंस की भी चला रही हूँ। अगर आप बिहार की भी एग्ज़ाम दोगे, अभी टायर 3 है, उसके बाद 4 भी है, तो उसके लिए भी मेरी क्लासेस हेल्पफुल रहेगी। या झारखंड, किसी भी स्टेट में अगर ये पॉलिटिकल साइंस है, या बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, पॉलिटिकल साइंस थोड़ी चेंज होगा, वो तो हर जगह। हाँ, बस क्वेश्चन का पूछने का थोड़ा सा पैटर्न हर जगह का थोड़ा सा अलग होता, बट क्वेश्चन तो यही घूमते रहता है, जो प्रीवियस ईयर हर एग्जाम में आए रहते हैं वही घूमता, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके उसको पूछता है। तो मैं जब क्वेश्चन कराती हूँ तो मैं पूरा एक्सप्लेन भी कराती हूँ आपको, कि ताकि उस क्वेश्चन के अलावा और क्या क्या क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। और जब मैं टॉपिक भी पढ़ाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करो। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।